सिख खालिस्तानी नहीं है। वो कह रहे जी मैंने खोली है वो कंपनी। मैंने कहा तूने खोली है तो तेरे को मैं जेल भेजूँगा। काफ़ी बार आपके ऊपर अटैक्स भी हो चुके हैं ऊपर वाले ने जो लिखी है उससे पहले कोई मार नहीं सकता। कि कुछ अलगवादियों ने आपको धमकी भी दी थी मेरा जीवन बचपन में बहुत संघर्ष वाला था। एमडी को। आपने कह दिया था कि हम आपको जेल भिजवा देंगे। कंपनी बनाई उन्होंने और डेड बॉडी का पैकेज निकाला। फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसको आपने किस तरीके से लिया? अपनी आवाज़ उठाना, अपनी मांग को रखना, फंडामेंटल राइट। आपको पॉलिटिक्स से लेकर ये सोशल वर्क में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुझे खड़ा कर दिया। मेरी माँ ने कहा कि हवाई जहाज संभल लेना आप, एरोप्लेन। जीते जी माँ बाप को बच्चों के लिए मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए उनको। लोगों की ना भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही आपको सम्मान और प्रेरणा का एहसास होगा। जितेंद्र सिंह शंटी जी। सर एमएलए से लेकर एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा बार रक्तदान करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो चलिए आपको बिना किसी देरी के मिलवाते हैं जितेंद्र जी से। हेलो सर एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। जय हिंद। सर आप एक सोशल वर्कर हैं और उसके साथ ही साथ आप एमएलए भी रह चुके हैं। तो आपको पॉलिटिक्स से लेकर ये सोशल वर्क में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे लगता है उर्वी आप उल्टा कह रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स से सोशल वर्क में नहीं आया, मैं अच्छा। सोशल वर्क से पॉलिटिक्स में गया हूँ और वो भी लोग लेके गए मेरे को, क्योंकि मेरा जीवन बचपन में बहुत संघर्ष वाला था। जी। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। मुझे कारोबार करने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ी और मैं ये समझ लीजिए कि ट्रक की छत पे बैठ के कानपुर तक जाके बिजनेस करके आता था। उसके बाद मैंने पटरी पे बैठ के भी काम किया, कारों का भी काम किया, कहीं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। और बिजनेस करते-करते ही मुझे समाज सेवा की एक लत लगी। कुछ चीज़ें ना वंशज होती हैं। जैसा इंसान माँ-बाप को दिखता है, थोड़ा वैसा भी हो जाता है। मेरे पिताजी बड़े सामाजिक थे। हमारी माँ का बहुत आशीर्वाद था। लेकिन एक छोटे से हादसे ने जो दिल्ली में हुआ कि मैं किसी की डेथ पे जाता हूँ, वहाँ एक व्यक्ति लोगों की जली हुई, अध जली हुई लकड़ियाँ उठा रहा है और टोकरी में रख रहा है। तो मैं पूछता हूँ चोरी क्यों कर रहे हैं? तो कहता है मैं चोरी नहीं कर रहा, मेरा बच्चा मर गया, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। आया था बाहर किसी गाँव से बेचारा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी में जहाँ लोग करोड़ों रुपए शादी पे, बच्चे के जन्मदिन में, कार पे, मकान पे लगाते हैं, उस दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है। मैंने उसका संस्कार कराया और अपने दोस्तों से बात करी उस दिन जो मेरे साथ थे। क्यों ना हम एक प्रोजेक्ट शुरू करें? तो इन्होंने कहा दोस्तों ने यार ये तो प्रशासन का काम है। मैंने कहा देखो प्रशासन बिजली देता है लेकिन बिजली जाती है तो हम इन्वर्टर लगाते हैं ना, अपने हम करते हैं क्या? पानी अच्छा नहीं आता, आरओ लगाते हैं, सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाते हैं, तो ये काम हम क्यों नहीं शुरुआत करें? एक छोटी सी शुरुआत करी। उसमें बात ये भी आई कि संस्था का नाम क्या रखें? तो मैंने कहा यार जैसा नाम रखोगे ना वैसे लोग जुड़ेंगे। अगर बुजुर्ग का नाम रखोगे बुजुर्ग जुड़ेंगे, महिला का नाम रखोगे महिलाएं जुड़ेंगी। क्यों ना किसी क्रांतिकारी नाम को? तो हमने शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम इसलिए चुना, जिन्होंने 23 साल की उम्र में हंसते-हंसते फांसी के फंदे को गले में डाला था और कहा था कि दम निकले इस देश की खातिर। बस इतना अरमान है। एक शुरुआत थी, एक शमशान घाट शुरू किया, 2 किए, ऐसे करते-करते 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिया। एक तरफ पॉजिटिव ये था कि मेरी माँ ने बहुत आशीर्वाद दिया। मेरी माँ ने कहा कि बेटा शुरू किया है ना बंद मत करिए, किसी को ना मत करिए। तीसरी बात बहुत बड़ी कही थी कि अहंकार मत करिए, तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा, ऊपर वाला कर रहा है। लेकिन अपनों ने खिलाफत भी की। मेरे सके भाई ने लोगों को कहा जी ये तो कफन बेचता है। जब मैं रक्तदान करता था कहा ये तो खून बेचता है।
लेकिन ये मेरी सामाजिक जीवन ने मेरे को इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे दोस्तों ने कहा, "शंटी जी आपको हम चुनाव में खड़ा करेंगे।" ओके। और पहला अटेम्प्ट मेरा सफल नहीं हुआ, लेकिन लेकिन सफलता के शिखर तक गया मैं कि विधायक का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना, वो भी राष्ट्रीय राजधानी में, जी, मज़ाक नहीं था। बिल्कुल मज़ाक। 2003 में उन्होंने मुझे चुनाव में खड़ा कर हुँ, दिया और मैं सेकंड आया। कांग्रेस फर्स्ट आई, मैं सेकंड आया, बीजेपी नेशनल पार्टी थर्ड आई। जी, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन 2007 में जब निगम का चुनाव आया तो मेरे दोस्तों ने कहा जी इस बार तो खड़े होना ही होना है। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुझे खड़ा कर दिया। मेरी माँ ने कहा कि हवाई जहाज सिंबल लेना है आप, एरोप्लेन। ओके, मैंने कहा क्यों? कहने लगे नानक नाम जहाज है, चढ़े सो करे पार, पार उतर जाएगा। मैं जीत गया। ओके। तो मेरा जो पॉलिटिकल सफर है वो समाज सेवा से निकल के आया है, ना कि जी, मैं पॉलिटिक्स के बाद समाज सेवा में आया। लेकिन मैं 2 बार काउंसलर रहा, उसके बाद एमएलए बना दिल्ली में। मैंने कहीं किसी बोर्ड पे ना निगम पार्षद लिखा, ना विधायक लिखा, मैं नगर सेवक ही लिखता, ये क्योंकि वो पोस्ट आएगी चली जाएगी, ये पोस्ट आगे जानी नहीं है। नगर सेवक तो मरते-मरते भी रह सकता हूँ मैं। ये तो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती होगी आपके लिए कि मतलब किसी की बॉडी का क्रेमेशन करवाना, ये एक बहुत ही पुण्य का भी काम आप कह सकते हो कि आप किसी ऐसे इंसान की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए इमोशनली भी बहुत चैलेंजिंग होता होगा। जब इंसान किसी फील्ड में जाता है ना, तैरने वाला होता है, वो 1000 फुट से छलांग मार देता है, बिजली वाला नंगी तार पकड़ लेता है। जब मैं बहुत करीब गया ना इन चीज़ों के, मुझे कोई डर वर नहीं लगता है। मैं अभी एक कॉलेज के फंक्शन में था, तो बच्ची जी, ने पूछा कि अंकल आपको मरने वालों से डर नहीं लगता है, लाशों से? तो मैंने कहा नहीं, डरना है तो बेटा जिंदों से डरोगे, बहुत खतरनाक है। ये मरने वाले खतरनाक हैं, जिंदे वाले बहुत खतरनाक है, इंसान को खा जाते हैं। तो मेरे को समझ लीजिए कि मेरी भावनाएं वैसी हो गई। जी, मैं जब किसी छोटे बच्चे की डेथ होती है, उसे उठाता हूँ तो मुझे लगता है यार मेरा प्यार है, ये मेरा मेरा बच्चा भी तो हो सकता है। किसी बुजुर्ग को उठाता हूँ तो मुझे उसमें अपने माँ बाप दिखते हैं। तो मेरा एक कर्म है जो मुझे उस तरीके से करा रहा है। मैं नहीं कर रहा, ऊपर वाला करा रहा है। जी सर, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और बहुत ही लोग इंस्पायर होते होंगे आपके काम से। बहुत बहुत परिवार जुड़े हैं मेरे से। जी, मैं अक्सर कहता हूँ कि खून के रिश्ते नहीं है, प्यार के रिश्ते हैं जो चलते हैं आज। मैंने सुना है कि आपने 100 बार रक्तदान भी किया है और आपको डोनर सिंह का नाम भी दिया गया था। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आपने बनाया तो आपको कैसा महसूस हुआ? 106 बार दिया है। जी, तो बहुत छोटी सी शुरुआत हुई। जब मैं 18 साल का था तो मेरे घर के पास एक अंकल का ऑपरेशन था एस्कॉट में, तो आंटी जी मेरी मम्मी के पास आए। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, ब्लड नहीं मिल रहा। जी, मेरी मम्मी ने बगैर पूछे, बगैर सोचे कि मेरे पुत्र को ले जाओ, मेरे बेटे से लड़ा। जी, मेरी फर्स्ट टाइम था। ओके, पहले मैं झिझक रहा था, बट मैं वहाँ गया, उन्होंने ब्लड दिया, मुझे पता भी नहीं लगा। यंग एज थी। जो मज़ा आया वो तो आया, लेकिन अंकल जहाँ भी मिलते थे, कहीं फंक्शन में, अपने कॉलोनी में, सबको कहते थे कि मैं शंटी के खून से ज़िंदा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने रेगुलर डोनेट करना शुरू कर दिया, साल में 4 बार भी करा, ओके, करते-करते 2019 में मेरी सेंचुरी हो गई। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया लंदन में, जी, और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने मुझे अवार्ड दिया डोनर सिंह का। ओके, अभी भी चल रहा है काम, अभी भी 3 दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप किया, लगभग 173 कैंप्स कर चुके हैं अभी ओके। तक हम, और मैं 106 बार दे चुका हूँ, और कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो 18-20 हज़ार यूनिट मैं इकट्ठा करवा के दे चुका हूँ गवर्नमेंट को। मज़ा आता है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है मतलब आजकल का जो यूथ है या फिर लोग हैं वो तो हिचकते हैं अपना ब्लड इसमें डोनेट मैं एक करने बात से। कहूँगा कि हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन, ये लोगों को अवेयर नहीं करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। आप देखिए, पोलियो के लिए जी, 2 बूंद पोलियो की दवाई पिलाते थे। 2 बूंद अमिताभ ज़िंदगी के। बच्चन जी ऐड कर रहे हैं। क्या कभी आपने किसी रक्तदान की ऐड देखी है आज तक? दिल्ली नहीं, जैसी राष्ट्रीय राजधानी में 5 लाख यूनिट रक्त की जरूरत हर महीने पड़ती है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए, हार्ट ऑपरेशन के लिए, एक्सीडेंट के लिए, लेकिन डोनेशन कितनी आती है? 1 से 1.5 लाख यूनिट बस। जबकि अगर हम आसाम की बात करें, मणिपुर की बात करें, केरल की बात करें, वहाँ
एक्सेस आती है, 5 चाहिए तो 6 आती है, दिल्ली में नहीं जी, आती है। जी, उसका कारण है एक बहुत बड़ा कि ब्लड डोनर्स को हम सम्मान नहीं देते हैं, ब्लड डोनर को हम सुविधाएं नहीं देते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जो डोनेट करता है वो हीरो है, और मैं सबको कहता हूँ कोई भी 18 साल से 62 साल के बीच में साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, उसका हीमोग्लोबिन अगर 13 से ऊपर है, जी, क्योंकि कोई दूसरा साधन नहीं है ब्लड आने का। अब जी, पंछी का खून नहीं चढ़ सकता, पशु का नहीं चढ़ सकता, कोई जापान जैसी कंट्री ने ब्लड नहीं बनाया। उसके लिए मैंने एक स्लोगन लिखा था कई साल पहले, रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। बीच में कोई जरिया बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल सही बात इसलिए कही आपने। जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप साल में 4 बार ब्लड डोनेट करिए, 3 बार करिए, 2 बार करिए, लेकिन करिए ज़रूर आप, क्योंकि आपका दिया हुआ खून, 1 यूनिट खून 4 लोगों की जान बचा सकता है। बहुत मज़ा आता है जी, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल ज़माने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर, क्योंकि रक्तदान जो है वो एक महादान से कम महादान। नहीं है, कि आप किसी इंसान के जीवन को बचा रहे हैं। क्योंकि आप अगर आप चले जाइए किसी आईसीयू वार्ड में या फिर कहीं पे भी, तो आप देखते हैं लोग तरस रहे होते हैं उस कोविड 1 में देखो ना यूनिट क्या हुआ, कोविड में यस। जो प्लाज़्मा माँगा गया, हुँ, 2-2 लाख रुपए लोगों ने दिया 1-1 यूनिट के लिए। जी, ब्लड बैंक खाली पड़े थे। एक ही कारण था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। इसलिए मैं लोगों को अवेयर करता हूँ। मैं बच्चों को अवेयर करता हूँ कॉलेज में जाके, स्कूलों में जाके कि यार ब्लड डोनेट करो आप। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अब तो लोग धार्मिक स्थलों में भी करने लगे हैं। हमारे गुरु नानक देव जी का 550वीं जयंती थी, जी, तो हमने दिल्ली में कैंप लगाया और हमने एक निश्चय किया कि 550वीं जयंती है तो 550 यूनिट ही इकट्ठे करने हैं, और वो हो गए। दुनिया आ गई सड़कों के ऊपर। एक प्रयास करना है। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शुरुआत करो, आप लोग आपके पीछे चलते हैं ना। एक सर, एम्बुलेंस से शुरू हुआ था, आज 35 है ना मेरे पास। वाह सर, क्या बात कही आपने। मुझे लगता है कि ये काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी करेगा कि उन्हें अपने घरों से निकलकर थोड़ा-सा समाज सेवा की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर समाज के ही लोग एक-दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो कौन करेगा फिर? जैसे कि आपको पद्मश्री मिला था सर, और मैंने सुना है कि आपने उसको डेडिकेट किया था फ्रंटलाइन वर्कर्स को। तो आपको क्या लगता है कि कोविड ने जो हमें सिखाया है, वो कितना ज़रूरी था हमारी लाइफ के लिए? देखिए, जो हमने किया ना वो कोई आसान नहीं किया। शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर्स, मेरे ड्राइवर, मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, मेरे बच्चे एक फौजी की तरह काम कर रहे हैं। फौजी वो नहीं है जो सीमा पे बैठा हुआ है सिर्फ, फौजी जी, वो भी है जो अपने क्षेत्र में रह के समाज का और देश का काम कर रहा है। मुझे बहुत लोगों ने कहा उस समय कि शंटी जी ये मौत से खेल रहे हैं आप, पंगा ले रहे हैं आप। मैंने कहा यार हम फौजी की तरह काम कर रहे हैं, 25-26 साल हो गए हैं कोविड आने तक। फौजी अगर घर में रह के मर जाए युद्ध लगने पे, तो शहीद नहीं कहलाता है, तो सीमा पे मरना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा जाके। और हमारी सीमा क्या थी? एम्बुलेंस, शव वाहन, शमशान घाट। हमने अपना फर्ज निभाया। एक दिन में 200 बॉडी भी क्रीमेट करी हमने। हम अपनी एम्बुलेंस में 6-6 बॉडी एक बार में लेके आते थे। एक ही हॉस्पिटल से 60-60 बॉडी भी लाए हम, जीटीबी हॉस्पिटल से। जी, हमारा कर्म था। मेरे ड्राइवरों ने, मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों ने, मेरे बच्चों ने अथाह मेहनत किया। पहले कोविड में हम डेथ बेड पे थे, मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था, ओके, मेरा खुद का बीपी 35 रह गया था, ऑक्सीजन भी ना बराबर थी, मेरा ड्राइवर शहीद हो गया एक, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई। 3 लोग तो हमारे गए। हम भी जा सकते थे, लेकिन ऊपर वाले ने शक्ति दी, मेरी टीम ने साथ दिया, उनकी डेडिकेशन, उनकी लगन, उनकी मेहनत, जाँबाज़ी, वो काम आई। तो फिर पद्मश्री तो उनको ही मिलेगा ना, मुझे थोड़ा मिलेगा। सही बात कही आपने लड़ता है, सर। लड़ती है फौज, नाम कप्तान का होता है। बिल्कुल सर, लेकिन बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है ऐसा करने के लिए। वो हैट्स देता है ऑफ। ना ऊपर वाला देता है। जैसे सर आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, आप बीजेपी से एमएलए रहे हैं और आप एनजीओ भी चलाते हैं, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट और एनजीओ के बीच में इंडिया में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और आपने अपने कार्यकाल में क्या प्रयास किए? मुझे लगता है ज़ीरो है कोऑर्डिनेशन, जो मुझे लगता है। हो हुँ, सकता है मेरी बात गलत लगे कई लोगों को। एनजीओ बिना पैसे के तो नहीं चल सकती ना। जी, लोग अपनी ऐश प्रस्ती पे
या कहीं नाम मिलना हो तो बहुत पैसे खर्चते हैं। धार्मिक स्थलों पे बहुत पैसे खर्चते हैं। कई जगह नाजायज भी खर्चते हैं, कई जगह तो जरूरत है। चलो एक कोई भी धार्मिक स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, कोई भी है, वहाँ लंगर कर रहे हैं, चलो जरूरी है। तो 500 रुपये फुट का पत्थर लगा देते हैं, उसके ऊपर फिर कारपेट बिछा देते हैं, तो पत्थर लगाने का क्या फायदा? उस पैसे को आप दवाइयों में भी तो खर्च सकते हैं, उस पैसे की एम्बुलेंस भी तो बना सकते हैं, उस पैसे से बच्चों को शिक्षा भी तो दे सकते हैं आप। ठीक है ना? गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है, CSR, जितने लोग जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने 2% फंड को चैरिटी में लगाए। लोगों ने क्या जरिया निकाल लिया सबने कि अपने ही ट्रस्ट बना लिए, अपनी एनजीओ बना ली, अपने मंदिर बना लिए, अपने धार्मिक स्थल बना लिए, अपने स्कूल बना लिए, बजाय जेन्युइन एनजीओ को देने के अपने ही ट्रस्ट को पैसा देते रहे। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से भी मिलकर आया इसी तरह में जी को, उन्होंने मेरी बात को बड़ा सराहा और ये भी कहा हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। मैंने कहा जी एक बड़ी कंपनी है, उसका डायरेक्टर जिसने फंड देना है वो अपनी एनजीओ को दे रहा है, अपने ट्रस्ट को दे रहा है, जिसमें वो उसमें वहां भी डायरेक्टर है, वहां भी डायरेक्टर है, तो चीटिंग हो गई। वो पैसा जनता तक तो पहुंचा ही नहीं, या फिर वो राजनीतिक लोगों को देते होंगे। आप बिलीव करेंगे, मुझे 29 साल पार हो रहे हैं, 30वें साल में हूँ, शहीद भगत सिंह सेवा दल। हमें नहीं आके किसी ने कहा कि CSR फंड ले लीजिए। हमने आज तक सरकारी फंड भी नहीं लिया कोई, ना दिल्ली गवर्नमेंट से, ना भारत सरकार से। इसलिए नहीं लिया कि हमें पता है जिस दिन हम सरकारी फंड लेना शुरू कर देंगे 36 शिकायतें होंगी, फिर उसके जांच की जाएगी, हम तो फिर इसी में लगे रहेंगे, ऑडिट में ही। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं है, जीरो है। मैं तो जीरो कह के चलूंगा। हो सकता है कुछ संस्थाएं जो पॉलिटिकल लोग चलाते होंगे उनका कोऑर्डिनेशन हो तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नेताओं का नाम पता है, बताऊंगा नहीं मैं। इनके नेताओं की बीवियां एनजीओ चला रही हैं, घर बैठ के चला रही हैं, कागजों में चला रही हैं, और करोड़ों रुपए फंड आता है उनको, मुझे ये भी पता है। तो बजाय ये तो गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए ना जी, कौन जेन्युइन काम कर रहा है। कोविड में तो कुछ छुपा नहीं है ना, सबके सामने आ गया। बिल्कुल सही बात। जब जब जैसे सरकार ने हमें देख लिया कि काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने फोन किया मुझे रात को 2:30 बजे, खुद फोन किया मुझे, अप्रिशिएट किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने फोन किया मुझे, और राष्ट्रपति जी ने मुझे पद्मश्री दिया। तो ये चीज जो मंत्रालय है उनको भी तो दिखनी चाहिए ना। उसी कोविड में मुझे इंडिया, ये जो अपना पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहां से फोन आता है कि शंटी जी आपकी इतनी सारी एम्बुलेंसेस चलती हैं तो आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती होगी, तो हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने हमें कहा जी फॉर्म भर दीजिए, हमने फॉर्म भर दिया। उन्होंने कहा जी इतने सारे कार्ड ले लीजिए, इन कार्ड से आप कहीं भी डीजल डलवा देते हैं सकते हैं। ये 2020 की बात है। कार्ड भी आ गए, फॉर्म भी भर दिए, आज तक कार्ड बढ़े हैं, 1 लीटर पेट्रोल या डीजल नहीं मिला। तो क्या कोऑर्डिनेशन हुआ जी? आप हमें अप्रिशिएट तो कर नहीं रहे, उल्टा डीमोरलाइज कर रहे हैं आप हमें। फिर मैंने समय मांगा जाके पेट्रोलियम मंत्री जी को, बताऊं तो सही ये हो गया, और 3 महीने हो गए मुझे समय मांगते हुए, समय नहीं दिया उन्होंने। तो आपने कहा कि सरकारों का और एनजीओ का क्या कोऑर्डिनेशन है, तो जीरो कोऑर्डिनेशन है। लेकिन सर आपने, जैसे आप एमएलए रह चुके हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में उसको कुछ बढ़ावा देने की कोशिश करी? मुझे नहीं लगता कि विधायक लेवल पे कहीं ऐसा कोई फंड हो कि आप किसी उसको दे सकें, एनजीओ वगैरह को। हाँ, उसमें होता है गरीबों को पेंशन देना, किसी विधवा बहन को उसकी बच्ची की शादी के लिए कुछ देना, यहाँ तक तो सीमित है। दिल्ली नगर निगम में एक एक्ट था पहले, ये एनजीओ को ईयरली किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख उसकी कार्य क्षमता और उसकी बैलेंस शीट को देखते हुए देते थे, वो भी बंद कर दिया गया। तो कुल मिला के मुझे लगता नहीं है कि प्रशासनिक रूप में सामाजिक संस्थाओं को कोई फंड मिलता हो, ऐसा नहीं। सर कोविड काल की, जैसे अभी आपसे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, तो कोविड काल में आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद आपके ऊपर शायद 11 से ज़्यादा एफआईआर्स भी हुई थी। तो उसका कारण क्या था? भ्रष्टाचार किसी से छुपा थोड़ा है भाई। देखिए, हम खुश नसीब है कि हम भारतीय हैं, हमारे देश में
सबसे पहले कोरोना को रोकने के लिए एफर्ट्स किए गए। हमारे देश के लोगों ने सड़कों पे आके काम किया। गृह मंत्री भी सड़क पे घूम रहे थे, हमारी मिलिट्री भी घूम रही थी, डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेज भगवान के रूप में काम कर रहे थे, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, ये सब भगवान के रूप में। जब प्रवासी लोग अपने गांव जा रहे थे तो लोगों ने उनकी बड़ी सेवा करी, लोगों ने। लेकिन 3 लोगों ने उस समय आपस में पूल करके भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे पहुंचाया। और मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन बहुत बड़े बड़े कुछ हॉस्पिटलों ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने कुछ, और लैब्स ने, इन तीनों ने मिलके जो कर्म किया है, लोगों के घर बिक गए हैं। घर, जिस बीमारी का इलाज नहीं था, 25 लाख, 40 लाख, 60 लाख कुछ भी मांग लेते तो पैकेज देते थे। और उस पैकेज के बाद जब कोई मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी नहीं देते थे, पैसे लाइए पहले। ये मेरी लड़ाई की वजह। पहली वजह, लैब वालों ने झूठे रिजल्ट बनाए, झूठे रिजल्ट, जिसको कोविड नहीं था वो भी बना दिया उन्होंने। 200-400 रुपए का टेस्ट, उसके 10-10 हजार रुपए लिए उन्होंने। इंश्योरेंस कंपनी ने जो इंश्योरेंस करी, जैसे किसी की सपोज 10 लाख की इंश्योरेंस है, 9,95,000 टीपीए पास हो जाता था। जैसे 10 लाख को क्रॉस करता था वो, तो कहते थे जी इसको तो पहले से बीमारी है, लीवर की, किडनी की, शुगर की, तो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी सक्सेस नहीं हो रही, कृपया पैसे जमा कराइए 10 लाख, नहीं तो पेशेंट को नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल वालों ने, काफी सारों ने बिल्कुल जलालत करी, निर्दयता दिखाई। और मैं जाके उनको लाशों को उठाने के लिए लड़ता था। 100 से ज्यादा मैंने डेड बॉडी ऐसी दिलवाई है जो हॉस्पिटल वाले छोड़ दे रहे थे। उन्होंने पुलिस भी बुलाई, उन्होंने मार्शल भी बुलाए, सब कुछ कहा। मैंने कहा जिसे बुला सकते बुला लीजिए, हम लाश लेके जा रहे हैं, जो कर सकते करिए आप। ठुकाई भी करनी पड़ी 1-2 जगह, एफआईआर हुई मेरे खिलाफ। मुझे पता है मैं जीतूंगा, मुझे पता है वो हॉस्पिटल वाले माफिया भी मांगेंगे आके बाद में। और ये क्वेश्चन मैंने एनएचआरसी में रखा। जब एनएचआरसी में डिफेंडर्स एंड एनजीओ की एक कमेटी बनी, कोर ग्रुप, उसमें मुझे मेंबर बनाया गया सरकार की तरफ से। तो जो चेयरपर्सन थे माननीय चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी, मैंने कहा जी ये बहुत बड़ा काम है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि ये हॉस्पिटल वाले जलालत कर रहे हैं। तो एक चार्टर आया, पूरे देश में सर्कुलेट हुआ कि कोई भी हॉस्पिटल डेड बॉडी को नहीं रोक सकता है, 1 घंटे के लिए भी नहीं रोक सकता। उसको कितना भी बिल होगा, डेड बॉडी देनी पड़ेगी, उनका अंडरटेकिंग लेके। और वो सक्सेस हो रहा है। उसमें मेरी जीत हुई है, देश की जीत हुई है, उन गरीब लोगों की जीत हुई है। गरीब क्या, गरीब है अमीर जो भी थे, सबकी लाश रोक देते थे। इसमें एक बहुत बड़ी बात और निकल के आ रही है कि आजादी के 75 साल के बाद भी तकरीबन स्टेट्स में, मैं दिल्ली से शुरू कर देता हूं, दिल्ली में छोटे बड़े मिला के 10,000 हॉस्पिटल होंगे। उसमें से 9,900 के अंदर जो 10, 20, 50 बेड के हैं, ना एम्बुलेंस होगी, ना मोर्चरी रूम होगा डेड बॉडी रखने वाला। रात के 2 बजे डेथ हो जाएगी, कहेंगे बॉडी घर ले जाइए, बताइए बाहर। तो चौथे महल्ले पे रहता है वो लाश कहाँ रखेगा रात को ले जाकर? उनका नैतिक फर्ज नहीं बनता कि डेड बॉडी को अपने मोर्चरी बॉक्स उस पर रखें रूम में और सुबह दें उनको बॉडी। और जब वो घर से लाना होता है पेशेंट को, तो एम्बुलेंस जाती है। जब वो चला जाता है, मर जाता है, आप एम्बुलेंस लाइए, अपनी शव वाहन लाइए। अब वो 10-10 हजार रुपये दे के गाड़ियां लाते हैं। तो इस चीज के ऊपर सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा जीने का और मरने का एक नैतिक अधिकार है। अगर किसी की मृत्यु हो गई है, वो गरीब है चाहे अमीर है, उसकी डेड बॉडी घर तक पहुंचाना हॉस्पिटल का एक
फर्ज होना चाहिए और पेशेंट का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो छोटे छोटे छठवैया हॉस्पिटल हैं, उनके भ्रष्टाचार की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। आपने देखा नहीं, विवेक विहार में एक छोटा सा हॉस्पिटल था न्यू बॉर्न बेबी का, 5 बच्चे रखने की परमिशन थी, उसने 25 बेड लगा रखे थे और आग लग गई उसमें 25 मई को। क्यों लगी आग? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्पिटल था, उतरने का भागने का रास्ता नहीं था। ग्राउंड फ्लोर पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवहार करता था। 40 सिलेंडर पड़े थे उस समय। जो हमारे घर में रोटी का सिलेंडर होता है, उसकी जो मार होती है, प्रेशर होता है 3 किलो का, 3 किलो का होता है। इसका 150 किलो का होता है। ये मिसाइल की तरह जाता है। 8 बच्चे मर गए उसमें, वो प्रशासनिक गलती से मरे। जब कोई हॉस्पिटल लाइसेंस लेता है, अब चेक करिए ना, अंदर जाने का रास्ता क्या है, बाहर जाने का रास्ता क्या है, एम्बुलेंस है कि नहीं है, एग्जिट है कि नहीं, उसके अंदर फायर के लिए क्या सिस्टम है, डिजास्टर का क्या सिस्टम है, कुछ नहीं देखते हैं। ये सब माया की माया है। पैसे लिए, उनको परमिट दे दिया, बात खत्म हो गई। हमने एक एम्बुलेंस रजिस्टर्ड करानी होती है, 120 हमारे को क्वेश्चन लिख के दे देते हैं, ये भी पूरा करिए, ये भी पूरा करिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2-2 साल, 3-3 साल एम्बुलेंस रजिस्टर्ड नहीं होती है। हॉस्पिटल कैसे रजिस्टर्ड हो जाते हैं ये? तो ये भ्रष्टाचार के मैं मुद्दे उठाता हूं, उठाता रहूंगा। 1100 केस हो जाए मेरे पे, तब भी परवाह नहीं करूंगा। मेरा मिशन है ये। और मैं मनवा के छोड़ा। बिल्कुल सर, मतलब ये तो बहुत सोचने की बात है और बहुत ही गट्स चाहिए होते हैं किसी की गवर्नमेंट के खिलाफ आप आवाज उठा सकें। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं उठाता हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाता हूँ। उसका कारण सुन लीजिए ना। दिल्ली में कोविड में हर हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर रखा गया। कोई एसडीएम साहब थे, कोई फलाना थे, कोई तहसीलदार थे। उनका काम था कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट या उनके परिवार वालों के साथ कहीं भी जाति ना हो, चोर बाजारी ना हो। वो नोडल ऑफिसर वहीं बैठे रहे, सारी चोर बाजारी हो गई। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख में कैसे बिक गया दिल्ली में? 500 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 का कैसे बिक गया? 1000 वाली एम्बुलेंस लोगों ने लाख लाख रुपए में कैसे ली? सच है ना इसका मतलब? बिल्कुल सच है। भ्रष्टाचार हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। तो उसको रोकने के लिए हम आवाज उठाएंगे। हमारा हमारा हक बनता है आवाज उठाना। लेकिन सर कोविड के समय में जैसे आपने लोगों की बॉडीज का क्रेमेशन कराने में हेल्प करी और जैसे कि करप्शन के खिलाफ आपने आवाज उठाई, तो ये सब चीजें जो है ना वो एक इंसानियत को दर्शाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल लोगों के अंदर रिलीजन और पॉलिटिकल में जो डिवीजन हो गया है, तो क्या लोग इंसानियत को उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं? मैं समझता हूँ कि लोग जो है ना अपने मतलब को ज्यादा देखते हैं। मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन किया 7-8 दिन पहले, बहुत बढ़िया था क्वेश्चन वो। शंटी जी, आपने 4266 संस्कार कराए कोविड में, उसमें से कितने लोग आपको बाद में मिलने आए? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था ये। कभी आए हो होली दिवाली पे, नवे साल पे, या वैसे ही आए हो? बड़ा दिमाग लगाया है यार। मैंने कहा यार, एक बहन जी तो आए थे मेरे पास दिवाली वाले दिन, एक मेरे घर गिफ्ट लेके आए। तो 2022 की बात है। अब दिवाली पे इंसान एकदम तो किसी को नहीं पूछता ना कौन है, कहाँ से आए हैं। तो बैठ गए, मास्क भी लगा रखा था, उन्होंने हटाया, चाय वाय पी। तो मैंने बड़े तरीके से पूछा, बहन जी मैं पहचान नहीं पा रहा आपको, आप कहाँ से? तो अब उन्होंने बताया कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको भैया बोलूं अपना। आपने उस समय, मेरा जवान बेटा मर गया था, मैं उसको लाई थी गवर्नमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल से, धोला कुआं से। तो आपने पहले तो एम्बुलेंस के पैसे छुड़ाए थे, एम्बुलेंस वाला 40,000 रुपये मांग रहा था, आपने 2,000 दिलाए थे उसको। फिर संस्कार भी आपने किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सीरियस थे, मैं भी सीरियस थी। मैं आई थी तो कोविड में थी, जवान बेटा मेरा मर गया था। तो आपने मुझे कहा था बैठ जाओ, संस्कार भी आपने कराया। तो मुझे लगता है कभी आप मेरे बेटे के पिता का रोल भी आपने अदा किया, भाई का रोल भी अदा किया, मेरे भाई भी बने आप। और वो बातें करते करते बड़ी रुआसे हो गए बेचारे। उनका जो दर्द था आंखों में आ चुका था।
मैंने उनको हौसला दिया, मैंने कहा बहन जी मैंने तो अपना फर्ज निभाया था। 4266 में से एक बहन जी मेरे पास आई, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल फिट बैठता है कि लोगों को अपने समाज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ अच्छा लगता है। वो जनता के साथ क्या हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं। आज सिर्फ मात्र 3 साल के बाद किसी को याद है भी कोविड में कैसे लोग मरे थे, जिनके परिवार गए, जरा उनसे पूछिए ना। आज भी वही शादियों में करोड़ों रुपए लग रहे हैं, वही उसी तरीके से सब कुछ हो रहा है। क्या किसी ने दोबारा आज तैयारी की है कि नहीं दोबारा भी आ सकता है ऐसा माहौल कि हम और ऑक्सीजन सिलेंडर रख लें, हम कंसंट्रेटर रख लें? मैं तो सब जगह बोलता हूँ कि आज हमारे धार्मिक स्थलों में जैसे बिस्तर रखते हैं, बर्तन रखते हैं, तो कंसंट्रेटर क्यों नहीं रख सकते, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं रख सकते? ये बीमारी तो कभी भी आ सकती है और आम घरों में वैसे भी बीमारियां आती रहती हैं। और एक एक धार्मिक स्थल एक एक एम्बुलेंस क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? मैं बोलता हूँ हर जगह में। लेकिन जब दुख आता है तो सब अच्छा लगता है, उसका सब भूल जाते हैं। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि वो 466 लोग में से सिर्फ एक आया था। 4266। 4266। तो सर अगर उनमें से कोई आपसे वापस कांटेक्ट करता है तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? क्या आप उससे वैसे ही निस्वार्थ भाव से मिलेंगे? मुझे मुझे लगेगा कि यार इस व्यक्ति में भी इंसानियत है, ऐसी बात नहीं है। और देखिए हमने, एक फौजी है, जी। उसने अगर देश की रक्षा की है तो अपना फर्ज निभाया उसने। अब सफाई कर्मचारी जो है बेचारे, सबसे कम तनख्वाह होती है उनकी, सबसे कठिन काम होता है। कोविड में मैं देखता था दिल्ली में सफाई कर्मचारी बेचारे सुबह 5 बजे आए, ग्लव्स भी नहीं थे उनके पास, पीपी किट नहीं थी, मास्क नहीं थे। जिस जिस पीपी किट को, पिता की पीपी किट को बेटा हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उसको वो बेचारे हाथ लगाते। वो भी तो इंसान थे, उनकी भी तो कदर करनी चाहिए। पुलिस वाले बेचारे सड़कों पे काम कर रहे थे, 400 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं कोविड में, सिविल डिफेंस वाले। और तो और मीडिया के भी जो लोग थे जिन्होंने लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाई, क्योंकि जिनके बड़े बड़े मीडिया के चैनल है वो तो घर से निकलते नहीं थे, फॉरेन कंट्री बैठे हुए थे। नए नए बच्चे बेचारों ने जो रखे हुए थे फ्रीलांसर की तरह, या उन्होंने अपने एम्प्लॉयज, वो शमशान घाट में भी आते थे, कब्रिस्तान भी जाते थे, हॉस्पिटलों में भी जाते थे, वो भी तो अपनी जान पे खेल के काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है वो सब, उनकी तो हमें कदर करनी चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। आपने एक पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि जीते जी माँ बाप को बच्चों के लिए मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी चाहिए। तो सर ऐसा क्यों कहा आपने? पहले ना फिल्मों में देखते थे बात, लेकिन अब आम हो गया है बात। लोगों की ना भावनाएं खत्म होती जा रही है, लोगों के अंदर अफेक्शन, प्यार सब मतलब का रह गया। अगर माँ बाप पता नहीं किस दर्द के साथ, किस प्रकार पैसा कमा के सब कुछ बनाते हैं, ठीक है कि माँ की भावनाएं ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि माँ हर समय पास रहती है बच्चों की। लेकिन वो पिता जो मजदूरी करके पता नहीं कैसे झूठ बोल के कहाँ कहाँ से पैसा ला के घर चलाता है, वो अपना दर्द जाहिर नहीं कर पाता, अपना प्यार भी नहीं जाहिर कर पाता बच्चों को। माँ थोड़ा ज्यादा जाहिर कर देती है, प्यार पास रहती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो छुटते कह देंगे आपने करा क्या हमारे लिए, करा तो कोई एहसान करा है क्या? और अक्सर माँ बाप भावुक होके, अब किसी के पास 10 प्रॉपर्टी है तो चलो एक अपने बच्चे के नाम कर देते, ठीक है, लेकिन तो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं। मकान भी दे दिया, दुकान भी दे दी, फैक्ट्री भी दे दी, और खुद भी जाके वो वृद्धाश्रम में बैठे होते हैं। मैं रोज देखता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पीछे मुझे किसी का फोन आया हरियाणा से कि शंटी जी मैं आपकी इजाजत लेके विल में आपका नाम लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहते हैं? कह रहे जी मेरी 3 फैक्ट्रियां हैं, कोठियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरूं तो मेरे बच्चे मेरा संस्कार ना करें, आप करें संस्कार, शहीद भगत सिंह सेवा दल करें। मैंने कहा जी वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, आपका घरेलू मामला है, लेकिन ऐसी ऐसी भावना आई क्यों आपके अंदर?
तो 1 डेढ़ घंटा मुझे लगा उनसे बात करने में। मैंने सोचा यार होता क्या है ऐसे समय में ना इंसान जो नेगेटिविटी जिसके अंदर ज़्यादा आ जाए, क्या धोखा खा जाए, कई बार ना वो सुसाइड भी कर लेते हैं। मुझे लगा मैं इसके दिल की बात तो निकालूं। मैंने कहा भाई साहब मेरी बात को बुरा मत मानना, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे इसका कारण बताइए। उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे 2 हैं, मैंने सब कुछ उनके नाम ऑलरेडी कर रखा था, कुछ एक आधी आइटम नहीं भी करी होगी, लेकिन एक बेटे ने जिसकी शादी नहीं हुई है उसने मुझे पब्लिकली थप्पड़ मारा, और फिर हम उसके लिए लड़की देखने जा रहे थे, रास्ते में मैंने कहा कि कार को ढंग से चलाओ, तो उसने मुझे कार से उतार दिया। मैंने कहा चलो बच्चा है, गुस्से में आया, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा गुस्सा तब आया कि वो जब कार लेके गया तो मेरी बीवी भी साथ चलेगी, वो भी नहीं उतरी कार से, तो उसको मेरे साथ उतरना चाहिए था, क्योंकि उसने बाप को अगर कहा है तो माँ को भी कहा है। तो मुझे लगा यार ये तो सारे स्वार्थी लोग हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग मेरा अंतिम संस्कार करें। मेरा अंतिम संस्कार जितेंद्र सिंह शंटी जी करेंगे, शहीद भगत सिंह सेवा दल करेगा, और मेरी जो बाकी जायदाद बची है वो भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके एनजीओ को दे दूँ। मैंने कहा जी हमें नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। कहने लगे नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे आएंगे आपके पास, जिनके पास शायद कुछ ना हो, तो आप उनकी मदद तो कर सकें। तो ये चीजें देख के मैं बोलता हूँ सबको पॉडकास्ट। हो सकता है कई नौजवान बच्चों को मेरी बात गलती भी लगे, लेकिन इसमें झूठ नहीं है, सच है। अगर ये नहीं होता तो बागवान फिल्म नहीं बनती, अवतार फिल्म नहीं बनती। ऐसा है, ये समाज में है ऐसा। ये फिल्मों की स्टोरी कहाँ से आती है? समाज से ही तो आती है। और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर पैसा कमाने का जो लालच आया ना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन आया है, उसके बाद छोटी कार, मेरे पास बड़ी कार क्यों नहीं है, उसके बाद बड़ी कार क्यों है, उसकी कोठी बड़ी क्यों है। ये नहीं देखते कि उसने कितनी मेहनत से कमाया होगा। ये नहीं देखते कि तेरे पिता ने तेरे को यहाँ तक लाने के लिए कितने मेहनत करी होगी, तसीहे सहे होंगे, कहाँ कहाँ से पैसा लाया होगा वो। इसलिए मैं कहता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा था कि कुछ अलगवादियों ने आपको धमकी भी दी थी, तो आपका रिएक्शन उसके रिलेटेड क्या था? और जैसा कि सर आप काम करते हैं, आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसी धमकियाँ तो आपको मिलती रहती होंगी, तो आप कैसे सर उसको टैकल करते हैं? देखिए, मैं अक्सर, मुझे लोग पूछते हैं कि यार आप सिख हो फिर भी खालिस्तानियों के खिलाफ बोलते हैं। जी। मेरा एक ही जवाब होता है कि सिख खालिस्तानी नहीं है जी। और खालिस्तानी सिख नहीं है। दोनों बातें, दोनों का आप आपस में कंपेयर करिए। जी। कि जो विदेशों में रह के हमारे देश के तिरंगे के खिलाफ बोलते हैं और खालिस्तान की आवाज उठाते हैं, मैं उनको सिख नहीं मानता। अगर खालिस्तान बनाना होता तो महाराजा रंजीत सिंह, उनसे बड़ा राज तो किसी ने नहीं करा, जिन्होंने सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया, जिन्होंने जोड़ा तोड़ा नहीं किसी को। आप विदेशों में बैठे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, आप बनाइए खालिस्तान, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मुबारक हो। लेकिन आप भारत में रहने वाले सिखों को कलंकित मत करिए, हमें जलील मत करवाइए। आप वहां बैठ के कुछ भी बकवास कर देते हैं, पन्नू जैसे लोग। मैं तो उनको सिख ही नहीं मानता। अगर ये चीजें सिखों के दिमाग में होती, गुरु नानक देव साहब से लेके गुरु गोविंद सिंह साहब तक, इन सब का सैक्रिफाइस भारत के लिए हुआ है। वो बात अलग है कि गुरु नानक देव साहब ने पूरे विश्व का भ्रमण किया है और उन्होंने कहा था, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। आप कौन होते हैं किसी को भला बुरा कहने वाले? गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म की खातिर चांदनी चौक में अपना सिर कत्ल करवा दिया। गुरु गोविंद सिंह साहब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, पूरा वंश वार दिया, अपने जवान बच्चे वार दिए चारों, अपने आप को वार दिया, अपनी मां को वार दिया। विश्व में ऐसा इतिहास नहीं मिल सकता है। किसके लिए किया उन्होंने? भारत के लिए किया। भगत सिंह, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, कुर्बानियां किसके लिए? भारत के लिए दी।
हमें प्राउड है कि हम तिरंगे के नीचे जी रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो खालिस्तान के झंडे में खंडा लगाते हैं हमारा, ये भी गलत कर रहे हैं। ये खंडा सिखों को मिला है, आप जैसे अलगाववादियों को नहीं मिला है। जो मुझे धमकियां देते हैं बार बार की, पीछे फोन आया था मुझे, तेरे को तेरे बेटे को निपटा देंगे, तो हमें जानता नहीं है। मैंने कहा मैं जानता हूँ आपको, आप वही लोग हैं ना 84 के दंगे के बाद छुप गए थे आप लोग। आप वही लोग हैं ना जिन्होंने पंजाब में नशा इतना फैल रहा है, लड़के लड़कियां नशा कर रहे हैं, मारिए ना आके उनको आप। अगर आपके अंदर दम है तो रुकवाइए नशा आके आप। आज पंजाब के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, रुकवाइए आप उसको आके। सारा पंजाब खाली हो गया है। अरे पंजाब के नौजवान बच्चे कनाडा, अमेरिका, लंदन जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं। आपकी मेहरबानी है जो बाहर बैठ के बदतमीजी बोलते हो, यहाँ के बच्चों को बुला लेते हो। हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है। आपकी वजह से पूरा एक जनरेशन हमारी 80 के दशक में या तो पुलिस ने मार दी, मिलिट्री ने मार दी आतंकवादी बता के, या वो विदेशों में भाग गए। पूरी जनरेशन नौजवान बच्चों की। इसलिए मैं सरेआम बोलता हूँ खालिस्तानियों के खिलाफ कि भारत में रहने वाले सिख जो हैं, उनकी शहादतें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हुए हैं। मैं ये बात फख्र से कहता हूँ कि शायद लोगों के घरों के ऊपर इतने तिरंगे नहीं लगे होंगे जितने पंजाब के घरों में तिरंगे में लिपट के लाशें आई हैं देश की आज़ादी की रक्षा करते हुए। इसलिए हम उनकी धमकियों की परवाह नहीं करते। मेरा बेटा तो कनॉट प्लेस में तख्ती लेके खड़ा हो गया, सेनेटर टू खालिस्तान, इंडिया गेट पे खड़ा हो गया जाके। हमें गर्व है कि हम भारतीय सिख हैं। मैं सिख, हमें गर्व है कि हम गुरु गोविंद सिंह के सिख हैं। इससे भी और भी ज्यादा गर्व है कि हम भारतीय सिख हैं। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएंगे ना, सिख तो छूटते ही बोलेंगे यू आर इंडियन। कोई नहीं कहेगा यू आर कैनेडियन, यू आर पाकिस्तानी, हो इंडियन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाला। जैसे अभी खालिस्तान की बात ही चल रही है और ये काफी इंस्पायरिंग था सर कि आपने ऐसे खुल के आप आवाज उठाते हैं इन चीजों के खिलाफ, क्योंकि आजकल जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भी काफी लोगों ने खुल के आवाज उठाई गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन लोगों ने कह दिया ये तो एक खालिस्तानी मतलब प्रोग्राम है, उन लोगों ने इनको मोटिवेट कर दिया है। तो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था उसको आपने किस तरीके से लिया? हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जी। अपनी आवाज उठाना, अपनी मांग रखना फंडामेंटल राइट है। एग्जैक्टली। कुछ लोगों ने उसको भी गलत रूप देने का प्रयास किया। कुछ लोग क्या है, ये बाहर की कंट्री है, आईएसआई है। आप देखिए ना, कनाडा में ये शो कर दिया जी, सिखों ने मंदिर के अपमान किया या हिंदुओं ने गुरुद्वारे का। अरे कैसे हो सकता है ये? हिंदू और सिख जिनके बच्चे आपस में बटे हुए हैं, एक सिख की बच्ची हिंदू के घर में शादी हो जाती है, हिंदू की बच्ची सिख के घर में आ जाती है। आज मेरा बेटा अगर किसी हिंदू की बच्ची से शादी कर लेता तो क्या मैं नहीं करने दूंगा? क्या मैं मना करूंगा क्या मैं? और ये तो इतिहास रहा है देश के अंदर कि हर हिंदू के घर में बड़े बेटे को सिख बनाया जाता था। तो ऐसे ही गलत प्रचार करके ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, वो मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो अपने राइट मांग रहे हैं। और सरकारों से लड़ाई दुनिया करती आई है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है भाई, उसका हक बनता है, वो लड़ सकते हैं। अगर अगर एक घर के 4 बच्चे हैं और अपने माँ बाप से नहीं लड़ेंगे तो फिर किससे लड़ेंगे? वो किससे बात करेंगे? आज नहीं कल वो बातें पूरी होंगी। जब भी कोई देश में डिमांड उठी है तो पूरी हुई है। वो आज नहीं होगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। लेकिन उसका दूसरा रूप देना मुझे लगता है वो गलत है, वो गलत बात है। जो भी ये चीजें फैला रहे हैं वो अपमान कर रहे हैं, वो उनका अपमान कर रहे हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कंगना रनौत को इस चीज के लिए थप्पड़ भी पड़ा था कि उन्होंने एक सिख की माँ के लिए कुछ कह दिया था। तो आपने उस इंसिडेंट को किस तरीके से लिया, क्योंकि उनको भी कंगना रनौत ने एक तरह से खालिस्तानी बताकर ही चीजें लिखी थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर। तो कंगना राउत है, मैं हूँ। हाँ। आज मैं अगर एमपी बन गया हूँ, एमएलए बन गया हूँ, तो मुझे कोई राइट नहीं है मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं। अगर सपोज, सॉरी टू से, अगर कोई सफाई कर्मचारी कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मैं तो कहूँ जी तो नाले में रहने वाले लोग हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं तो अपमान कर रहा हूँ ना उनका, तो मुझे फिर जूते पड़ने चाहिए ना। मैं कौन होता हूँ किसी? अरे उसका सेक्रीफाइस देखिए ना आप, जो अपना राइट मांग रहे हैं। आप किसी को ये कह दें कि 100 रुपए लेके 200 रुपए लेके कोई ऐसे कौन बैठता है प्रोटेस्ट पे? 200 रुपए लेके आप मान सकते हैं?
तो मुझे लगता है कि उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी है, गलत तो बोला ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, वो कोई भी हो। मैं कहता हूँ छोटे से छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, हमें उसका आदर करना चाहिए। मैं इस बात में आपका यही जवाब दूंगा कि अगर उन्होंने कुछ गलत बात मुंह से निकाली है और माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं मांगी, वैसे तो मांग ही लिया उन्होंने, सबको पता है, लेकिन बोलने से पहले भी हमें सोचना चाहिए। जब पीएचडी चैम्बर दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था, उसमें आपने मुंबई के कंपनी के एमडी को आपने कह दिया था कि हम आपको जेल भिजवा कर रहेंगे। तो ऐसा क्यों आपने कहा था? वो ना एक संस्था थी, कोई कंपनी बनाई उन्होंने, और डेड बॉडी का पैकेज निकाला उन्होंने कि 37,700 रुपये में हम क्रिमेशन करेंगे, पैकेज दे दिया है, कुकिंग करा दो, जब आप मरोगे तो आपका संस्कार हम करेंगे। और खाली ये नहीं कि उन्होंने पैकेज बना दिया, उन्होंने ट्रेड फेयर में उसका स्टॉल लगा दिया। मैंने वो देखा सोशल मीडिया पे भी, मेरे को बड़ी यार महसूस हुआ बात ये। तो पीएचडी चैम्बर में पूरे देश के क्रिमेशन से संबंधित लोग आए हुए थे। वहां मैंने बात बोली मंच पे खड़े होकर, मैं चीफ गेस्ट था वहां। मुझे बहुत बुरा लगा है इस प्रकार से कमर्शलाइजेशन जो किया जा रहा है। वो मुझे नहीं पता था, वो व्यक्ति वहीं बैठे थे। वो कह रहे जी मैंने खोली है वो कंपनी। मैंने कहा तूने खोली है तो तेरे को मैं जेल भेजूंगा, तेरे खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। हमारे देश में आज भी 37,700 रुपये में गरीब बच्ची के हाथ पीले होते हैं गांव के अंदर। तुम एक डेड बॉडी चलाने के कितने पैसे मांग रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो आप। मैं जिम्मा लेता हूं पूरे देश का कि कोई भी पूरे देश में किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी को डेड बॉडी क्रिमेट करानी हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट का जिम्मा लेता हूं। मैं कराऊंगा, मैं कैसे भी कराऊं, मेरे हर जगह बंदे हैं। और तू यहाँ पे आके ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को। और मैं बॉम्बे गया, मैंने उसका स्टिंग करा, उसमें बहुत कुछ निकल के आया, बहुत कुछ निकल के आया। मैं वहां के बीएमसी कमिश्नर से मिला, पुलिस कमिश्नर से मिला, कंप्लेंट कराई, कंपनी बंद करा दी। और बड़ी मजेदार बात कि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से ऑलरेडी शमशान घाटों में बोर्ड लगे हैं कि कोई भी व्यक्ति आए 3 क्विंटल लकड़ी फ्री है। बड़ी मजेदार बात है। वही वो व्यक्ति 37,700 में संस्कार करने का लोगों को प्रॉमिस कर रहा है। तो मैंने गलत क्या किया? सही बात है सर, मतलब ये आइडिया कहाँ से आता है लोगों को, मैं तो ये सोच रही हूँ। धंधा चाहिए ना लोगों को। वो कह रहा है जी मैंने एक वो बना लिया, आजकल क्या बना, क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी नहीं ऐप होती, क्या होता है वो, ऐप, हाँ स्टार्टअप। मैंने एक स्टार्टअप बना लिया है, और हाँ उसका अखबार में ऐड आया था, ऐड नहीं इंटरव्यू आया था कि मैं 10,000 करोड़ का बिजनेस करूंगा, 10,000 करोड़ का बिजनेस करूंगा। मैंने कहा करवा देता हूँ तेरा बिजनेस, तो मैं शुरू तो कराऊं, मैं जो बैठा हूँ। फिर मैंने वो क्वेश्चन एनएचआरसी में रखा, तो चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने, चेयरमैन ऑफ द एनएचआरसी, उन्होंने पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा कि वहाँ के एसडीएम की ड्यूटी बनती है, डीएम की ड्यूटी बनती है, कोई भी गरीब आता है, लावारिस आता है, उसका संस्कार फ्री होना चाहिए। पास हो गया, रूल पास। मैं ऐसी चीजें ढूंढता हूँ। मैंने इसलिए उसको कहा था कि तुझे जेल भेजूंगा, और मैं उसकी दुकानदारी मुंबई जाके बंद करा के आया। सर कहते हैं समाज सेवा करना बिल्कुल आसान नहीं है। मैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रही हैं मुझे इस बारे में। सर मैंने सुना है कि आपके ऊपर 2003, 2014 और मतलब काफ़ी बार आपके ऊपर अटैक्स भी हो चुके हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें? चलता रहेगा, ये तो आगे भी चलता रहेगा। अच्छा। जब हम विस्फोट वाली चीजों को छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं विस्फोट तो होगा ना, सच्ची बात है, क्योंकि हम तो खालिस्तानियों के खिलाफ खुल के बोलते हैं। कहीं भी करप्शन हो रही हो, मेरी आदत है, मैं नहीं चुप बैठ सकता, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। मैं जब पहले पहले काउंसलर बनाने आने तो एमसीडी के ट्रक्स को जो डीजल दिया जाता था वो बाहर जाते बेच देते थे। मैंने उस ट्रक की वीडियो बनाई, उसने वीडियो बनाते हुए मुझे देख लिया, मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, और मैं ट्रक के नीचे आते आते बच गया, और मैंने उसके खिलाफ एफआईआर करा दी, जेल भेज दिया उसको। अब जिसके साथ मैं ऐसा करूंगा तो मेरे खिलाफ हो ही होगा। इस प्रकार के बहुत लोग हैं जिनके लिए मैं
कुछ ऐसे काम करता तो मैं समाज के लिए हूँ, लेकिन जो गलत काम करने वाले लोग हैं, अब जैसे मैं खालिस्तान के खिलाफ आपके यहाँ पॉडकास्ट पे सरेआम बोल रहा हूँ, तो वो कुछ तो शरारत करेंगे ना मुझे चुप कराने के लिए। उन्होंने मेरे घर पे आके मुझे बाहर निकाल के किडनैप करने की कोशिश की, 3 गोलियां भी मारी, लेकिन भगवान ने वो कहता है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। उसने ऊपर वाले ने जो लिखी है उससे पहले कोई मार नहीं सकता है, बस सीधी सी बात है। हम देश के लिए हैं, जब तक जिंदगी रहेगी है काम सेवा करेंगे हम, मौत आनी उसे कोई रोक नहीं। सही कहा आपने, बिल्कुल ही सही, इसके लिए काफ़ी अच्छे हैं। मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये है कि जैसे आप इंस्पायर करते हैं लोगों को, मैं तो आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ सर। तो आप हमारी यूथ के लिए, जो हमारी ऑडियंस है, उसके लिए आप कुछ ऐसा बताना चाहें कि अगर वो समाज सेवा करना चाहते हैं तो वो शुरुआत कैसे करें और उनको ध्यान क्या रखना चाहिए? एक तो ना हमें छोटी उम्र से ही, धार्मिक तो सारे ही होते हैं, जी। क्योंकि जो मेरे माँ के संस्कार है बच्चे में आएंगे। सामाजिक कामों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो हम अपने पैसे को अजूल फजूल खर्च करते हैं, जी। इनको सामाजिक कामों में लगाना। मुझे एक छोटी सी बच्ची का फोन अक्सर आता था कोविड में, अंकल फला जगह डेड बॉडी वाली गाड़ी भेज दीजिए, फला जगह भेज दीजिए। मैंने फिर एक दिन पूछा, मैंने कहा बेटा आप कोई बिजनेस करते हैं, क्या कारण है? कहती नहीं अंकल, मैं नोएडा में रहती हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं घर में बैठी तो मैंने देखा लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही, तो मैंने एक ऐसी ऐप बना दी है कि लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वो चीज़ मैं प्रोवाइड करा देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैंने उस बच्ची को बहुत अप्रिशिएट किया, यार तूने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं सभी को कहूँगा कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम की तरफ ध्यान दीजिए, और अगर आपको इन बातों के लिए और मोटिवेट होना है, सीखना है या जुड़ना है, तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल से जुड़ सकते हैं। और जैसे हमारे पास लावारिस लाशें आती हैं महीने में 150-200 संस्कार कराते हैं, फिर उसको अस्थियां ले जाके मेरा बेटा जोत जाता है हरिद्वार में प्रोवाइड करने। आप जुड़ना चाहते हैं, आप हो सकता है इस यज्ञ में अपनी आहुति भी देना चाहते हो। कई लोग कहते हैं कि हमारे से डीजल के पैसे ले लो, कोई कहता है ये लकड़ी के पैसे ले लो संस्कार के लिए, कोई कहता है एम्बुलेंस ले लो हमारे से। तो आप हमारा फ़ोन नंबर 8750674433 9999979843, आप इस पे भी चलेगा स्क्रीन पे, और हमारा जो क्यूआर कोड है वो भी आप इस पे देंगे। जो भी जुड़ना चाहते हैं उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने जीवन की शुरुआत रक्तदान से करिए। कहते हैं ना, जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। तो आप अपने आप समाज से जुड़ जाएंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। कुछ सही कहा सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप थैंक हमारे यू। साथ जुड़े। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ केजे टॉक्स।